हाँ दोस्तों, आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। लगभग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके पहले हम लोग महाजनपदों के बारे में बात कर चुके हैं, हर्यक वंश के बारे में बात कर चुके हैं, शिशुनाग वंश के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों, नंद वंश के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। जो नंद वंश का संस्थापक था, जो दोस्तों नंद वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद। कौन था? जो नंद वंश का शासक था दोस्तों, महापद्मानंद था। इसने दोस्तों यह एक बहुत प्रतापी शासक था। इसने एक राज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? एक राज की उपाधि धारण किया था। और इसे दोस्तों किसका दूसरा रूप? परशुराम का दूसरा रूप कहा जाता है। महापद्मानंद को दोस्तों परशुराम का दूसरा रूप कहा जाता है। इसे परशुराम का दूसरा रूप कहते हैं, दूसरा रूप कहा जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद नंद वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, नंद वंश का दोस्तों जो अंतिम जो शासक था वो था घनानंद। दोस्तों और घनानंद का जो पुरोहित होता था वो थे चाणक्य। घनानंद के जो पुरोहित हुआ करते थे वो थे चाणक्य, या इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। दोस्तों आप बता सकते हैं कि चाणक्य का बचपन का क्या नाम था? आपको मैंने बताएंगे चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, आप लोग बताइएगा। दोस्तों ये घनानंद घनानंद का जो पुरोहित हुआ करता था चाणक्य हुआ करता था। लेकिन घनानंद और चाणक्य के बीच में विवाद हो जाने के कारण ये अपने दरबार से घनानंद ने चाणक्य को भगा देते हैं या बेदखल कर देते हैं। तो इस वजह से चाणक्य गुस्सा होकर के कसम खाते हैं और घनानंद के नंद वंश को छोड़ देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों सबसे जो मौर्य वंश की जब स्थापना होता है तो ये भारत में लगभग एक सबसे बड़ा साम्राज्य का पहली बार सबसे बड़ा साम्राज्य का कोई स्थापना होता है तो वो मौर्य वंश का होता है। जो हर्यक वंश था अभी छोटे से विस्तृत क्षेत्र पर था हर्यक वंश। और उसके बाद लेकिन सबसे बड़ा जो मौर्य वंश का विस्तार ज़्यादा होता है दोस्तों। ये जो पश्चिम और उत्तर वाला साइड है इस पर भी हर्यक वंश का विस्तार ज़्यादा हुआ था। मौर्य वंश का विस्तार ज़्यादा होता है। तो देख लीजिएगा, थोड़ा मैप में दिखा दें आप लोग को, थोड़ा मैप में दिखा दिया जाए आपको। दोस्तों ये जो भारत है, लगभग भारत का नक्शा अच्छा नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, मिला के भारत का नक्शा है दोस्तों। ये जो इधर वाला साइड है, जो पंजाब वाला साइड है, राजस्थान वाला साइड है, इधर यूपी बिहार वाला जो साइड था, यहाँ तक तो हर्यक वंश की स्थापना हुआ था। हर्यक वंश का साम्राज्य यहाँ तक विस्तार था। यूपी बिहार पंजाब राजस्थान जम्मू का इधर हिमाचल प्रदेश तक हर्यक वंश का साम्राज्य था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो अपने दोस्तों यह जब सेल्यूकस निकेटस के द्वारा जब युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस निकोटस से युद्ध होता है तो इसका साम्राज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड वाले भी चला जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड में भी इसका विस्तृत हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। तो एक भारत में और दक्षिण भारत तक भी इसका साम्राज्य विस्तार हो जाता है। तो ये पूरा लगभग ये मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश भी शामिल हो जाता है। इधर चलिए काबुल कंधार, इधर जाएंगे तो काबुल कंधार हेरात मकराना वाला क्षेत्र भी इसका साम्राज्य विस्तार हो जाता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इधर आ जाएंगे तो मलवा का क्षेत्र शामिल कर लीजिए। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों जो पुत्र होगा बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र होगा अशोक ने भी दोस्तों इस साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों अशोक एक महान शासक था, एक लोग जनता जनप्रिय शासक था, क्योंकि वह जनता का बहुत एक प्रिय शासक था।
और जनता के दुखों को समझता था, उनकी आवश्यकताओं को समझता था, इसलिए अशोक महान है भारत में पूरे। बिंदुसार ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। लेकिन आपको मालूम होगा कि अशोक ने यहाँ जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कलिंग वाला जो स्थान है, जिसकी राजधानी कलिंग एक महाजनपद था, और उसकी जो राजधानी थी, कलिंग की जो राजधानी थी, कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी वो तोसली हुआ करती थी। क्या? तोसली हुआ करती थी। और इसने अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए कलिंग पर आक्रमण किया था। और यह उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है, जिसका उल्लेख उसके शिलालेख 13वें में उल्लेखित है। यह हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इस जो कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है दोस्तों, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। क्वेश्चन पूछता है कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया है? या तो 13वें शिलालेख देगा ऑप्शन में, या तो हाथी गुफा अभिलेख देगा। यह हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो खारवेल के द्वारा लिखा गया था हाथी गुफा अभिलेख। दोस्तों, हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने आक्रमण किया था। तो मतलब कि समझिए कि मौर्य वंश में जितने भी शासक होंगे, चाहे अशोक होगा, चाहे बिंदुसार होगा, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य होगा, सभी ने साम्राज्यवादी की नीति अपनाते हुए कार्य किया। तो चलते हैं, बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों। ये तो लगभग इंट्रोडक्शन था इनके बारे में, बन रहा है ना, लगभग छोटा टॉपिक था इंट्रोडक्शन। आप चले शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों मौर्य वंश का जो संस्थापक था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। ये आप ये मत समझिए कि जो गुप्त लिखा है गुप्त वंश का शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, न कि गुप्त वंश का शासक था। तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था, जन्म 345 ईसा बीसा पूर्व में हुआ था। 345 बीसी में हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। और यह शासक कब बनता है दोस्तों? 322 ईसा पूर्व में। कब शासक बनता है? शासक बनता है दोस्तों 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है, या 21 भी कहीं दे दिया जाएगा, 21 भी लिख देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 321 या 20, तो ये शासक बनता है दोस्तों, या 22 भी कह लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य शासक कब बनता है? 321 ईसा पूर्व में। और दोस्तों 300, अब एक बार थोड़ा सा और लिखे, ये कंबाइन करिए, जोड़िए बातों को, समझिए थोड़ा। दोस्तों, जब मौर्य वंश का जब जब भारत में दोस्तों घनानंद का शासन था, जब भारत में क्या होता है कि जब भारत में ये क्या होता है दोस्तों, जब भारत में घनानंद का शासन था, घनानंद का किसका? घनानंद का, नंद वंश का शासन था, या कह सकते हैं घनानंद का। जब मौर्य वंश में दोस्तों जब घनानंद का शासन था भारत में जब नंद वंश का शासन था, घनानंद का शासन था दोस्तों, तो उस समय जो ये पश्चिम भारत था, पाकिस्तान वाले साइड या अफगानिस्तान वाले साइड में किसका शासन था? मतलब कि घनानंद के समकालीन शासक कौन था? तो ये था दोस्तों जो आम्भी का नाम सुने होंगे। आम्भी का पोरस सिकंदर घनानंद। दोस्तों ये समकालीन शासक हैं। कौन है दोस्तों? ये समकालीन शासक हैं। सभी लोग जो हैं ये समकालीन शासक हैं, समकालीन शासक हैं। ये इससे क्या हुआ, कड़ी कड़ी जुड़ता जुड़ता चला जाएगा दोस्तों। तो भारत ये इधर वाला जो साइड था, इस बार कुछ साइड में पोरस का अधिकार था, कुछ साइड में आम्भी का अधिकार था, और कुछ साइड पर सिकंदर का अधिकार था। सिकंदर, आम्बे इसी का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था आम्बे। तो देख लीजिएगा दोस्तों, जब सिकंदर इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड में जब ये सिकंदर का शासन था, तो भारत में घनानंद का शासन था।
लेकिन जो क्या होता है कि घनानंद के बाद क्या होता है कि मौर्य वंश की स्थापना होता है। किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना होता है। और मौर्य वंश का जो शासक था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। ये बात कोई नहीं बताएगा दोस्तों। तो देखिए, घनानंद के बाद शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश में, और सिकंदर के बाद जो शासक बनता है यहाँ पर हुआ था सेल्यूकस निकोटस। सेल्यूकस निकोटस सेल्यूकस निकोटस शासक बनता है दोस्तों। तो जब मौर्य वंश की बात करेंगे तो किस शासक की बात करेंगे? इधर ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड में सेल्यूकस निकोटस की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका शासन होगा दोस्तों। सेल्यूकस निकोटस का सेनापति था, इसका शासनकाल चलेगा इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले साइड में। दोस्तों क्या होता है कि इसके बीच में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटस के बीच में युद्ध होता है। इसके चंद्रगुप्त मौर्य प्लस इसके मिटाते हैं, इसको रहने दीजिए, समझ लीजिएगा। जिससे जब भारत में जब इसका साम्राज्य था, इसका साम्राज्य विस्तार होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था, और इधर सेल्यूकस निकोटस का साम्राज्य था। किसका? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान है। ये मतलब गोला गोला है, गोला गोला नहीं है। ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो साम्राज्य थे, क्षेत्र था, उसमें एक वंश चला करता था जिसका राजा हुआ करता था या शासक हुआ करता था सेल्यूकस निकोटस। और ये भारत में एक साम्राज्य उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत में। सेल्यूकस निकोटस दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटस के बीच युद्ध होता है। कब युद्ध होता है दोस्तों? सेल्यूकस निकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में दोस्तों युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान क्या होता है? युद्ध होता है। और कब होता है दोस्तों? 305 बीसी में। 305 बीसी में युद्ध होता है। और युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि सेल्यूकस निकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध के दौरान इन दोनों के बीच में सेल्यूकस निकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और सेल्यूकस निकोटस हार जाते हैं। क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकोटस हार जाता है। और तब इनके बीच में क्या होता है? संधि होती है। संधि, इनके बीच में संधि होती है दोस्तों। अब संधि में क्या होता है कि कुछ क्षेत्र मतलब कि हमारे और आपके बीच में संधि होगी, तो हम आपको कुछ देंगे और कुछ आप हमको देंगे। तो इसी यही संधि हुई दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटस को 500 हाथी दिया। ये दिया किसको दोस्तों? 500 हाथी उपहार में दिया दोस्तों। ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटस को 500 हाथी उपहार में दिया। कौन? ये उपहार में दिया किसको? इसको दिया। और इसने दोस्तों सेल्यूकस निकोटस ने क्या दिया? सेल्यूकस निकोटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। कौन? सेल्यूकस निकोटस। दोस्तों क्या होता है कि इस संधि के दौरान जो 305 ईसा पूर्व में जो संधि हुई थी, जो 305 ईसा पूर्व में जो संधि हुई थी, उस संधि के दौरान सेल्यूकस निकोटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। अब तो ये दामाद बाबू हो गए। अब जब दामाद बाबू हो गए तो इनका पूरा जो ये सेल्यूकस निकोटस का साम्राज्य था, कुछ साम्राज्य भारत में विलीन कर लेते हैं। अरे दामाद बाबू है तो दामाद बाबू जानते हैं कितना उनका ख्याल रखा जाएगा। दामाद बाबू बन गए। अब देखते हैं दामाद बाबू क्या क्या करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों? सेल्यूकस निकोटस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह, किसका? कार्नेलिया कौन थी दोस्तों? सेल्यूकस निकोटस की पुत्री थी कार्नेलिया। और कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हो जाता है दोस्तों? इसका विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका विवाह होता है। और सेल्यूकस निकोटस ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिया दहेज के रूप में। 4 प्रांत दे दिया दहेज के रूप में। 4 प्रांत दे दिया।
4 प्रांत दिया दहेज के रूप में। कौन कौन सा था? तो काबुल दे दिया, काबुल, गंधार, ये काबुल पाकिस्तान वाला से, तो काबुल, गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये 16 महाजनपदों में से एक था गंधार, की राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों। तो गंधार, काबुल, गंधार, काबुल, गंधार, हेरात, हेरात, मकरान, ये मकरान प्रांत। तो 4 प्रांत ने दहेज के रूप में सेल्यूकस निकोटस ने दे दिया। किसको? काबुल, गंधार, हेरात, मकरान। आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछ देगा कि सेल्यूकस निकोटस ने निम्न में से, निम्न 4 प्रांत दे देगा और एक नहीं देगा। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा प्रांत सेल्यूकस निकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया था। 3 दे देगा, एक नहीं देगा, तो इसलिए चारों नाम याद करना होगा दोस्तों। और सेल्यूकस निकोटस ने विवाह। अब जो भारत का जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, अब वो भारत में ही न रह करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले भी साइड में चला जाएगा। अब यह जो ये क्षेत्र था, अब ये लगभग यहाँ तक चला जाएगा। इसको मिटा देते हैं। अब ये पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो गया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो जाएगा। अब जब यही अशोक का काल आएगा, तो अशोक का ये उड़ीसा वाला क्षेत्र यहाँ तक भी चला आएगा। मतलब कि जो भी मौर्य वंश में शासक हुए, सभी प्रतापी शासक हुए और जनता प्रिय शासक हुए। सभी ने जनता अपने साम्राज्यवादी नीति अपनाई दोस्तों। आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि जो चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हो गया यहाँ पर 4 प्रांत दहेज के रूप में दे दिया सेल्यूकस निकोटस। और दोस्तों क्या होता है कि सेल्यूकस निकोटस का जो राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। कौन था? मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकोटस का एक दूत था, राजदूत था। राजदूत कौन था? मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज के पुस्तक क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। जब सेल्यूकस निकोटस का राजदूत मेगस्थनीज भारत आता है दोस्तों, भारत आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, तो भारत में जो भारत की शासन व्यवस्था कैसी थी, भारत में लोग शासन कैसे करते थे, भारत के ऊपर अत्याचार करते थे कि नहीं, उनका रहन सहन कैसा था, भारत का जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में चर्चा किया है। ये कौन? मेगस्थनीज। किसकी पुस्तक में? अपनी इंडिका पुस्तक में चर्चा किया है। जो इंडिका पुस्तक थी वो अर्थशास्त्र पर, राजनीतिक से संबंधित थी। इंडिका पुस्तक किससे संबंधित थी? राजनीतिज्ञ से, राजनीतिक से संबंधित थे। कौन दोस्तों? इंडिका पुस्तक। और ये सेल्यूकस मेगस्थनीज आया था। तो इसमें भारत के राजनीति के विवरण के बारे में चर्चा किया है। ये बात हो गया दोस्तों। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, वह अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसको मिटाएं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों, इसका जो अनुयायी, ये जैन धर्म का, जैन धर्म का अनुयायी था। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये शासन कब बैठता है दोस्तों? क्योंकि आज दोस्तों, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, तो वह जैन साधुओं के साथ, जैन भिक्षुओं के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपनी संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग देता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वह 298 BC में होती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों जो मृत्यु होती है 298 ईस्वी पूर्व में होती है। और कहाँ होती है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में होती है। कहाँ होती है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन भिक्षुओं के साथ होती है। जैन भिक्षुओं के साथ। और किस विधि द्वारा? संलेखना विधि द्वारा होती है।
संलेखना विधि द्वारा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपना प्राण त्याग देते हैं और 298 ईसा पूर्व में। क्लियर, डाउट नहीं ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। संलेखना विधि कहाँ त्याग देते हैं? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में पीसीएस लेवल जा रहा है दोस्तों। जैन अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। मृत्यु 298 ईसा पूर्व में होती है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने क्या कहा था? सिंडोकोटस कहा था। सिंडोकोटस कहा था। और इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अन्य नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अन्य नाम था दोस्तों, सिंडोकोटस भी नाम था और एंडोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सिंडोकोटस कहा था जस्टिन ने, और एंडोकोटस भी कहा जाता है दोस्तों। एक थे मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल कहा गया है दोस्तों। विशाखा दत्त की पुस्तक थी। विशाखा दत्त ये लेखक थे दोस्तों। इनके पुस्तक था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस में अब देखिए मैं कई बार क्यों रिपीट करता हूँ कि आप सुन के याद कर लेंगे दोस्तों, इसलिए रिपीट करता हूँ कई बार। तो मुद्रा राक्षस की जो पुस्तक थी विशाखा दत्त की जो पुस्तक थी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल शब्द से प्रयोग किया गया है। विशाल शब्द से प्रयोग किया गया है दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने दोस्तों विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना। यहां तक क्लियर है। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में विशाल शब्द से कहा गया है। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य कहा है और इनका अन्य नाम था एंडोकोटस भी कहा जाता है। जस्टिन ने उन्हें सेंडोकोटस कहा। यहाँ तक क्लियर है। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो खत्म लगभग। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसका जो पुत्र होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इनका जब पुत्र आता है कौन था? बिंदुसार। दोस्तों ये बिंदुसार इनका मौर्य वंश में बिंदुसार था। और जो बिंबिसार था बिंबिसार यह आएगा हर्यक वंश में आएगा दोस्तों। और जो त्रिपिटक होता है त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक होता है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो बिंबिसार था हर्यक वंश से संबंधित था। और जो बिंदुसार था वो मौर्य वंश से संबंधित था। ये थोड़े तो फैक्ट थे दोस्तों भुलाने वाले, तो आपको दोहरा दिए हैं। चलिए तब बात करते हैं दोस्तों बिंदुसार के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि जो बिंदुसार था अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी में बैठा था। कौन? बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार को 16 प्रांतों का विजेता कहा जाता है दोस्तों। जो बिंदुसार था यह 16 प्रांतों का विजेता कहा जाता है इसे। ये जो बिंदुसार था 16 प्रांतों का विजेता किसे कहा जाता है दोस्तों? बिंदुसार को कहा जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त किया था मौर्य वंश में। बिंदुसार ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। कौन? बिंदुसार। बिंदुसार को दोस्तों अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को। शत्रुओं का विनाश करने वाला अमित घात। शत्रुओं का विनाश करने वाला अमित घात के रूप में जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को। दोस्तों बिंदुसार को यह भी बहुत अच्छा है, मौर्य वंश से यह भी प्रतापी शासक था। इसके समय में भी कोई दोस्तों
इसके समय में दोस्तों क्या हुआ, बिंदुसार के समय में कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं आए, क्योंकि जब भी भारत में आक्रमणकारी आ रहे थे वो किस क्षेत्र से आ रहे थे, तो वो जो ये वाला क्षेत्र था, जो भाई ये वाला क्षेत्र था, जब भी प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारी आएंगे तो इसी क्षेत्र से आएंगे, इसी क्षेत्र से। मौर्य वंश में भी विदेशी आक्रमणकारी नहीं आए थे, क्योंकि यह सेल्यूकस निकोटस का क्षेत्र था, बचा लेता था। फिर बिंदुसार के समय भी आक्रमण नहीं होगा। अशोक के काल में धीरे धीरे आने लगेंगे, विदेशी आक्रमणकारी आने लगेंगे, और अशोक के साम्राज्य को धीरे धीरे चींटी के जैसे चींटी किसी मिठाई को खा गलती है, तो उसी तरह छोटे छोटे आक्रमणकारी आने लगेंगे। शकों का आक्रमण होने लगेगा, हुलों का आक्रमण होने लगेगा, धीरे धीरे इसी तरह प्रवेश करेंगे और भारत में मौर्य वंश पतन की तरफ बढ़ने लगेगा। और छोटे छोटे महाजनपदों के रूप में, छोटे छोटे प्रांतों के रूप में यह विघटित हो जाएगा, समझे। तो चलते हैं, बात करते हैं बिंदुसार में, बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार को दोस्तों वायु पुराण में, बिंदुसार को वायु पुराण में दोस्तों, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया, भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। और जैन पुराण में दोस्तों, जैन साहित्य में क्या कहा गया है, जैन साहित्य में इसे सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, सिंहसेन। दोस्तों जैन साहित्य में बिंदुसार को, जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, सिंहसेन। और दोस्तों बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था दोस्तों, तो आजीवक संप्रदाय का। किस धर्म का अनुयायी था, आजीवक। ये जो बिंदुसार था दोस्तों, आजीवक संप्रदाय का मानता था। कौन, बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो मखमली गोसाल था। कौन था इसका संस्थापक कौन था, मखमली गोसाल। मखमली गोसाल दोस्तों आजीवक समुदाय का संस्थापक था और बिंदुसार इसी धर्म को मानता था। बिंदुसार को यह कहा जाता है दोस्तों भद्रसार और सिंहसेन कहा जाता है। यह 16 प्रांतों का विजेता था दोस्तों। बिंदुसार के समय में दोस्तों क्या होता है कि बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। बिंदुसार के काल में ही दोस्तों तक्षशिला विद्रोह होता है। दोस्तों तक्षशिला के भी स्थापना कौन किया था, तो तक्ष नामक राजा किया था। भरत का जो पुत्र था, इसकी स्थापना कौन कर दिए, तक्षशिला की स्थापना कौन किया था, तक्षशिला की। चलिए मिटाने दीजिए इधर। दोस्तों बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला विद्रोह हुआ था। किसके समय में, बिंदुसार के ही समय में दोस्तों क्या हुआ था, तक्षशिला विद्रोह हुआ था। तक्षशिला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था, तो बिंदुसार के ही काल में दोस्तों तक्षशिला विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को शांत करने के लिए, विद्रोह को दोस्तों शांत करने के लिए अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसे भेजा था, सुसीम को भेजा था। और बाद में किसे भेजा, तो और बाद में अशोक को भेजा। किसे भेजा, पहले दोस्तों किसे, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ये कहाँ था, पाकिस्तान में था। तक्षशिला कहाँ था, पाकिस्तान में था दोस्तों। और तक्षशिला विद्रोह को शांत करने के लिए पहले सुसीम को भेजा था। और सुसीम दोस्तों शांत नहीं कर पाता है, इसलिए अपने सफल पुत्र अशोक को भेजता है दोस्तों। ठीक है, अशोक को भेजता है और अशोक उसे तक्षशिला विद्रोह को शांत कर देता है, इसलिए एक सफल राजा हुआ दोस्तों। और तक्षशिला की स्थापना कौन किया था, तक्षशिला की जो स्थापना था दोस्तों, स्थापना भरत राजा किया था। कौन किया था, भरत ने।
राजा था दोस्तों भरत। भरत ने किया था, या इसी का एक जो पुत्र था तक्ष, तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना किया था। तो ये हो गया दोस्तों भारत तक्षशिला के बारे में दोस्तों। और बिंदुसार को दोस्तों, ये बिंदुसार मौर्य वंश के शासन में 200, ये दोस्तों ये मौर्य वंश के गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार ने गद्दी पर बैठा था मौर्य वंश के। और इसे लगभग बिंदुसार खत्म हो गया दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, हाँ, बिंदुसार के ही काल में दोस्तों सीरिया के नरेश एंटियोकोसस ने आया था। एंटियोकोसस इसी के शासन काल में। सीरिया के दोस्तों इसी के शासनकाल में, बिंदुसार के ही शासनकाल में सीरिया के राजा एंटियोकोटस का जो राजदूत था डायमेकस, वो बिंदुसार के ही शासनकाल में आया था। कौन आया था देखिए, तो देख लीजिएगा। ओह यहाँ देख लीजिए, तो रुक जाइए, गलती हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए देखिए। तो शासनकाल में सीरिया के राजा एंटियोकोस का जो दूत था, राजदूत था कौन था? डायमेकस। डायमेकस था दोस्तों। कहाँ आया था? तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डायमेकस आया था। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डायमेकस आया था। डायमेकस कौन था? सीरिया के राजा एंटियोकोस का राजदूत था डायमेकस। तो जो डायमेकस आया था, ये कहाँ आया था? बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। और डायमेकस से दोस्तों, डायमेकस से क्या होता है दोस्तों? डायमेकस से जो बिंदुसार था, बिंदुसार ने डायमेकस से कहा था कि तुम जाना और सीरिया के राजा एंटियोकोस से कहना कि एक क्या मांगा था दोस्तों? बिंदुसार ने एंटियोकोस से एक चीज मांगा था। क्या? सूखी अंजीर और मदिरा। क्या मांगा था दोस्तों? बिंदुसार ने डायमेकस से कहा था कि अपने राजा सीरिया के राजा एंटियोकोस से कह देना कि सूखी अंजीर और मदिरा पान और चीनी मांगा था दोस्तों। कौन? क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य वंश में कौन सा शासक था जो एंटियोकोस से, सीरिया के राजा से सूखी अंजीर की गुहार किया था? तो बिंदुसार था जो सीरिया के राजा से गुहार किया था सूखी अंजीर की। तो ठीक है यहाँ तक। और ये डायमेकस आया था। मौर्य बिंदुसार खत्म दोस्तों। हाँ टाइम ना, हाँ ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बिंदुसार के बाद में अशोक के बारे में। अशोक कौन था दोस्तों? तो अशोक कौन था दोस्तों? तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। और बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। याद कीजिए, भुलाना नहीं है। बार बार प्रैक्टिस से ही। देख रहे हैं भाई, इंडिया टीम कहाँ जा रही है? भारतीय जो क्रिकेट टीम है कहाँ जा रही है? सब अनुभव का गेम है, प्रैक्टिस का गेम है। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो अशोक कौन था? बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था? यह बिंदुसार का पुत्र था। कौन दोस्तों? अशोक। और अशोक कौन है दोस्तों? अशोक ने भारतीय साम्राज्य में भारत में अपने लोकप्रियता के लिए जाना जाता है दोस्तों। कौन? अशोक। अशोक एक सफल राजा था। कौन? अशोक दोस्तों
जनप्रिय जनप्रिय राजा था। और अशोक क्या था दोस्तों, साम्राज्य। अशोक ने भी दोस्तों साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। कौन? अशोक। अशोक एक जनप्रिय राजा था दोस्तों। अशोक जनता के बीच जाता, अशोक जनता के बीच जाता था और उनके सुखों और दुखों को समझता था। दोस्तों अशोक ने दोस्तों 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने दोस्तों? अशोक ने 84,000 स्तूपों का दोस्तों अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कौन? अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कौन कराया था दोस्तों? तो अशोक कराया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था दोस्तों। अशोक ने अपने अभिलेखों को अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों अशोक के अभिलेख को। अशोक के जो अभिलेख थे इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो पहला था स्तंभ लेख, दूसरा है दोस्तों गुहा लेख, तीसरा है दोस्तों शिलालेख। दोस्तों अपने अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है। स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख। स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख। दोस्तों जो शिलालेखों की संख्या थी, अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी दोस्तों? स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। और स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन था दोस्तों? सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा जो स्तंभ लेख था दोस्तों, सबसे छोटा जो स्तंभ लेख था वो था रुमुनदेही का स्तंभ लेख। वो था दोस्तों रुमुनदेही का स्तंभ लेख। कौन था? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमुनदेही का स्तंभ लेख था। कौन था? रुमुनदेही का स्तंभ लेख। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख था वो था रुमुनदेही का स्तंभ लेख। और सबसे जो बड़ा स्तंभ लेख था, सबसे बड़ा जो स्तंभ लेख था वो 7वां अभिलेख था। 7वां स्तंभ लेख था। सबसे बड़ा जो स्तंभ लेख था 7वां स्तंभ लेख था। और दोस्तों अशोक के 84,000 स्तूपों का निर्माण करा था। बिंदुसार का पुत्र था दोस्तों अशोक ने अभिलेखों का निर्माण किया था। और अशोक के काल में डायनिसियस ने आया था। डायनिसियस अशोक के शासन काल में कौन था दोस्तों? डायनिसियस आया था। अशोक के शासन काल में दोस्तों कौन था? डायनिसियस आया था दोस्तों। अशोक ने दोस्तों राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों। कलिंग पर अशोक ने अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व में अब दिखाई दे रहा है ना। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में या अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। और जो कलिंग की राजधानी थी टोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थी? टोसली थी। कलिंग की राजधानी टोसली मार दीजिएगा। और इसकी जानकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है? कलिंग पर आक्रमण की जो जानकारी थी दोस्तों वह अशोक के जो शिलालेख थे 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। कलिंग पर आक्रमण की जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है। थोड़ा मिटाएं इसको, बहुत ज़्यादा हो गया।
कलिंग पर आक्रमण कब किया था? कलिंग पर आक्रमण 261 BC में किया था दोस्तों। अशोक लिख दीजिए यहाँ पर। अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ है दोस्तों? तो कलिंग उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। यह क्यों हुआ था दोस्तों? कलिंग पर आक्रमण क्यों हुआ था दोस्तों? हाथियों को प्राप्त करने के लिए ये कलिंग पर आक्रमण किया था। कौन? अशोक। हाथियों को प्राप्त करने के लिए, हाथियों को प्राप्त करने के लिए किया था दोस्तों कलिंग पर। इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वें अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। या कह सकते हैं कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से दोस्तों ये कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग उड़ीसा में है। या 13वें शिलालेख में, या ऑप्शन मिलेगा 13वां शिलालेख मारिएगा या हाथी गुफा अभिलेख मारिएगा। अशोक ने दोस्तों अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने दोस्तों अशोक ने अपने अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। अभिलेख में 4 लिपियों का यूज किया था। क्या था? 4 लिपियों का यूज किया था। कौन दोस्तों? अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का यूज किया था। कौन कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। जो अरमाइक लिपि थी वो पाकिस्तान वाले साइड में जो अभिलेख प्राप्त होते थे उस पर अंकित किया गया होता था दोस्तों अभिलेख। दोस्तों अशोक के अभिलेखों को खोज किसने किया था? तो अशोक के अभिलेखों की खोज कौन किया था दोस्तों? तो अशोक के अभिलेखों की खोज पैनथेलर ने किया था। कौन किया था? पैनथेलर ने दोस्तों अशोक के अभिलेखों का खोज किया था। और इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो अशोक के अभिलेखों का जो पढ़ने का श्रेय जाता है, वह 1837 ईस्वी में। जॉर्ज प्रिंसिपे ने 1837 ईस्वी में बिसापुर लिखे हैं। ईस्वी में दोस्तों ईस्वी ने सबसे पहले पढ़ा था। अभिलेखों का सबसे पहले पढ़ा था कौन? जॉर्ज प्रिंसिपे ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में पढ़ने का श्रेय जाता है। जॉर्ज प्रिंसिपे खोज किया था, पैनथेलर ने खोज किया था, पढ़ा था जॉर्ज प्रिंसिपे ने। और ये ब्राह्मी अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया था। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में नहीं किया है, तब क्या बताएंगे? तो 4 लिपियों का नाम याद करना पड़ेगा। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कर दें। अशोक के बारे में और थोड़ा सा बात कर दिया जाए। अभी एक वीडियो अशोक पर और बनेगा दोस्तों। मौर्य काल में मौर्य वंश में मौर्य काल में न्यायाधीशों को
राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक, राजुक कहते थे। और इनके जो न्यायाधीशों का जो पद था दोस्तों, इसके पद को क्या कहते थे? व्यवहारिक, व्यवहारिक कहते थे। दोस्तों अशोक के शासनकाल में जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो तीर्थ कहा जाता था। सबसे बड़े अधिकारी को मौर्य काल में सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ। मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी तीर्थ कहा जाता था। और सबसे न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था दोस्तों? मौर्य काल में न्यायाधीशों को राजू कहा जाता था। और रज्जू कहा जाता था, या राजू कह सकते हैं, रज्जू या राजू। और इनके न्यायाधीशों का जो पद था दोस्तों उसे व्यवहारिक पद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यवहारिक पद। और राजकोषीय जो कोषाध्यक्ष था, जो मौर्य काल में जो कोषाध्यक्ष था उसे सन्निधाता क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? रुक जाइए। दोस्तों मौर्य काल में टाइम बन रहा है ना? हाँ दोस्तों, मौर्य काल में दोस्तों न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक कहा जाता था। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को दोस्तों सन्निधाता कहा जाता था। और समाहर्ता किसे कहते थे दोस्तों? मौर्य के शासनकाल में समाहर्ता किसे कहा जाता था? तो आय व्यय का गणना करने वाले को। आय व्यय का जो गणना करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों क्या कहते हो? अंतःपुर का जो रक्षक होता था, जो मौर्य काल में जो अंतःपुर का जो रक्षक होता था, अंतर्वैदिक कहलाता था। मौर्य काल में दोस्तों जो अंदर का दोस्तों जो अंदर की जो रखवाली करता था उनसे अंतर्वैदिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतर्वैदिक कहा जाता था। अंतःपुर का जो रक्षक होता था उसे अंतर्वैदिक कहा जाता था। और जो द्वार का रक्षक होता था, जो मौर्य काल में जो द्वार का रक्षक होता था, द्वार के रक्षक को क्या कहता था? मौर्य काल में द्वार के रक्षक को क्या कहता था? द्वारिक कहा जाता था। द्वार का रक्षक करने वाले को द्वारिक कहा जाता था। और मौर्य काल में द्वार का रक्षक करना, और राजा के पुत्र को क्या कहा? राजा के पुत्र को क्या कहा था? राजकुमार कहा जाता था। और जो न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों, बताया उन्हें तो व्यवहारिक कहा जाता था। और मौर्य काल में दोस्तों धर्म का, और जो धर्म से संबंधित थे उनको क्या कहा जाता था? पुरोहित कहा जाता था। जो धर्म से संबंधित थे पुरोहित कहते थे, पुरोहित। और आप बताइएगा प्रवेष्टि किसे कहते हैं दोस्तों? प्रवेष्टि किसे कहते थे? आप बताइएगा, ठीक है? कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते हैं, ये तो मौर्य काल के बारे में हो गया दोस्तों। और दोस्तों मौर्य काल में जो भूमि होती थी, मौर्य काल के भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में भूमि को क्या कहा जाता? सीता भूमि। और जो बचेगा अगला वीडियो में, और कुछ छूट रहा है अगला वीडियो में अब